तो आपको ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने। स्क्वायर रूट का मतलब समझते हो ना सभी? हाँ, तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? सबसे पहला स्टेप ये होगा, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने, हाँ ये हो गया रूट ओवर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका रूट लेने पे भी हमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अज्यूम कर लेता हूं, वो क्या है? x प्लस आई वाई। क्लियर हो गया ये चीज? तो लिखो जल्दी, सबसे पहले लेट रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब अगर हमें इसका रूट चाहिए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहां पर? x और y की। x और y की वैल्यू अगर हमें मिल गई, हम वापस यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू यहां पर? गेसिंग करो, अंदाजा लगाओ क्या करेंगे। केपीएस वाले बच्चों के में तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वहां के टीचर्स का बहुत देते हैं टेस्ट में। ढूंढा मैं बोल रहा हूं। हाँ बताओ क्या करेंगे यहां पर इसके बाद आगे? गुड, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 7 माइनस 24i। राइट साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। क्या ये पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद लेफ्ट साइड है तो एज इट इज 7 माइनस 24i। राइट साइड में क्या होगा? आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? लेफ्ट साइड तो ठीक है एज इट इज 7 माइनस 24i। राइट साइड में ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज। यहां पर इस टर्म का स्क्वायरिंग क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर कितना होता है? -1। और ये वाली टर्म जो है ये सब मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी? प्लस 2xyi। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो राइट साइड का आपका रियल पार्ट क्या है? ये पूरा। लेफ्ट साइड का रियल पार्ट क्या है? 7। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। वैसे ही लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये वाला। और राइट का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये वाला। आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7। और ये वाले पार्ट को इक्वेट करोगे तो 2xy इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -24। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर आपको दो इक्वेशन मिल रही है एक्स और वाई की। इन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ना मैं यहां पर से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। अब वाई की वैल्यू निकालो। सॉल्व का सौभाग्य सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साथ में करते जाना सॉल्व, इतना स्लो तो समझा रहा हूं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर से? -12 अपॉन एक्स। ये आ गई y की वैल्यू। और इस वैल्यू को y की आप उठा के पुट कर देंगे यहां पर y की जगह पे। पुट करो और सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है? तो पुट किया y का वैल्यू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -12 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो ये बना एक्स स्क्वायर -144 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? फिर क्या कर रहे हो बताओ? फिर क्या करेगा? यहां पर ले लो इसका एलसीएम। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर इंटू 1। और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4।
और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 144 से, तो क्या बन जाएगा -144। ये क्लियर हो गया। दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है 7। चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर 7x स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब 7x स्क्वायर वाली टर्म को यहां शिफ्ट कर दो, तो आपको मिला x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन मिल गई है x की। समझ में आया कि नहीं? वो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन जो 10th में पढ़ते थे, मैंने एक्चुअली यहाँ क्या लगाया, सब्सटीट्यूशन ही लगाया। x की y की वैल्यू निकाली, x के टर्म्स में पुट किया, x की इक्वेशन मिली। सॉल्व करो और निकाल लो x की वैल्यू। देखिए यहां पर ये 2xy और ये -24 को मैंने कंपेयर किया, तो दोनों इक्वल। तो xy कितना आ गया -12, तो y कितना आ जाएगा -12 अपॉन x। तो ये y का वैल्यू यहां पर रख दिया मैंने। और किसी का कुछ डाउट इसमें? हाँ, अब इसके बाद इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कितने बच्चे निकाल सकते हैं? गुड, बताओ कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग करने के लिए यहां पर क्या है, बाय क्वाड्रेटिक टर्म, x की पावर 4 वाली टर्म है। तो अगर आपको स्प्लिटिंग करना है तो इसको अगर समझ में नहीं आता तो इजीली ये कर लो कि एक्स स्क्वायर को मान लो a। एक्स स्क्वायर को अगर a मानेंगे तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आया? अब यहां पर स्प्लिटिंग अप्लाई करो, तो बताओ किस में स्प्लिट होगा ये? सोच रहे हो? ओके ठीक है, सोच लो। देखो, टेबल अगर तुम लोग अच्छे से याद रखो ना तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है। 16 की टेबल में आता है 144, याद आया? कितने बार में आता है? 16 नाइन्जा, ठीक है। और 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 7। तो किस में स्प्लिट होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16a प्लस 9a माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आया सभी को? अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा बताओ जल्दी? a, क्या बचेगा a माइनस 16। यहां से क्या कॉमन निकलेगा +9, और क्या बचेगा सेम a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर सबको? जिससे दो फैक्टर बने, एक a माइनस 16, दूसरा a प्लस 9। यहां से आपको a की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 16 और दूसरी मिलेगी क्या मिलेगी -9। समझ गए? अब a की वैल्यू -9 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि a किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के। x एक्चुअल में एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 16। क्या ये क्लियर हो गया? अब a की वैल्यू 16 मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बिकॉज a इज इक्वल्स टू 16 और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी +-4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब x की जो वैल्यू मिली है उसको यहां पर पुट करके y की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं x को लेता हूं +4 तो y की वैल्यू कितनी आएगी -12/4 मतलब कितना हो जाएगा -3। क्या ये क्लियर हो गया? और x की वैल्यू अगर मैं -4 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -12/-4 मतलब कितना आ जाएगा +3। तो वो जो रूट है, क्या है रूट, किसका रूट निकालना था 7 - 24i। उसका रूट क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 4 - 3i, या तो ये होगा या फिर क्या होगा -4 + 3i, ये होगा। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो +-4 + 4 - 3i, ये लिख सकते हो सीधे।
ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू निकालो और उसके बाद बाहर में लगा दो प्लस माइनस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर समझ में आया तो इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करके बताओ। निखिल तेरे को समझ में आया? कर लेगा? चल ठीक है, सॉल्व करके दिखाओ फास्ट सारे बच्चे। कुछ समझाना है निखिल? बना लेगा? किसी को प्रॉब्लम जा रही है तो पूछना, सॉल्व नहीं होगा तो। अंशिका सॉल्व हो रहा है ना? यस सर। हाँ, यहाँ क्या किया? एक्स स्क्वायर को ए ले लिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह ए आया, तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी। बना क्या? किसी का आया?
हाँ ओके, x की वैल्यू +-3 आ रही है, सेम आ रहा है, और y का +-2। और किसी का आया कि नहीं? हाँ हो गया, आ गया। क्या है इक्वेशन, क्या है मुझे ये बताना बस। अच्छा, जिनका बन गया ना उनको मैं एक और पार्ट दे रहा हूं, वो थर्ड पार्ट सॉल्व करना। आई, इसका स्क्वायर रूट निकालना, जिनका सॉल्व हो गया है। सबका हो गया क्या सॉल्व? ओके, आ गया। एक बार मुझे फिर भी बता दो क्या आ रहा है। हाँ, +-3 - 4i, यही आ रहा है। ओके, 16 - 9, यही आ रहा है। 3+2i आ रहा है ना, 3×3 = 9 - 4, हाँ 3+2i आएगा। हाँ, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर जो है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगला स्टेप क्या था हमारे पास? 5 + 12i = 2। यहाँ पर इसको हम क्या लेते हैं? x + iy, ऐसे ही लेते हैं ना। तो स्क्वायरिंग करने पे यहाँ क्या बनता है? x² - y² + 2xyi, ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब जैसे आपका आंसर आया है 3 - 2i, ये आया 3+2i आ रहा है क्या? ओके, 3+2, हाँ 3+2i आ रहा है। तो 3² + 2², 3² - 2², इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? रियल पार्ट के। और 2 × x × y, ये किसके इक्वल आना चाहिए? 12 के। तो चेक करके देख लो, आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। ये आया क्या? ठीक है, जिनका आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आ रहा है जिनका, वो इधर देख लो, अगर नहीं बन रहा है तो। सबसे पहले क्या करना है, ये वाले टर्म को कंपेयर कर लेना। तो x² - y² = कितना हो गया? 5। 2xy = कितना हो गया? 12। xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यहां से y कितना मिलेगा? 6/x। समझ में आ रहा है? y की वैल्यू पुट करना, तो x² - 6/x का होल स्क्वायर = कितना हो गया? 5। x² - 36/x² = 5। सिंप्लीफाई करेगा तो x की पावर 4 - 36 = x²। क्वाड्रेटिक 5x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक -5x² - 36 = 0। तो a² - 5a - 36 = 0। यहां तक किया। अब मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? 9 और 4 में। 9 4 = 36। तो a², ये क्या देगा? -9a, -9a + 4a - 36 = 0। सॉल्व करने पे a की एक वैल्यू 9 आएगी और a की दूसरी वैल्यू आएगी -4। a नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू क्या लेंगे? 9। तो x² = कितना आ गया? 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3। समझ गया? फिर x की वैल्यू यहां डाल, तो y कितना आ जाएगा? +-2। खत्म। इतना सही तो करना था। x की वैल्यू 3 यहां डाल, +3 डालेगा तो y +2। क्या हुआ? ठीक है, अब समझ गया ना? सामने आके बैठ तो बनेगा थोड़ा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बना किसी का? आई वाला, ओनली आई? हाँ, पूरा फाइनल सॉल्व करके बताना। इसको मैं हटा दे रहा हूं, सीधे ये लिख देता हूं। रूट आई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो रूट आई = सबसे पहले क्या लोगे? x + iy, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? i, और इधर पे क्या आ जाएगा? x + iy का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? i = x² - y² + 2xyi। यहां तक आ गया होगा। फिर उसके बाद रियल पार्ट तो यहाँ है ही नहीं, मतलब क्या है? 0। तो इसको 0 से कंपेयर करोगे, x² - y² = क्या आ जाएगा? 0। x² = क्या आ जाएगा? y²। x क्या आ जाएगा? y। चेक करो, ये समझ में आएगा सबको? और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, 2xy = कितना हो जाएगा? 1। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ये क्लियर? अब x और y दोनों बराबर है, तो यहां पर रख दो। तो x × x = 1/2। तो x² = कितना आ जाएगा? 1/2।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/√2, और x की वैल्यू ये है तो y की भी वैल्यू सेम होगी +-1/, ये तो ज्यादा आसान दिया मैंने, समझ गए ना। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, +-1/√2, तो √i की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, +-1/√2 +1/√2i, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये क्लियर हो गया, कुछ डाउट किसी को? हटा दूं मैं इस क्वेश्चन को फिर? हाँ पूछो, देख लो आराम से। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ के रखा था पिछली क्लास में, उसको आज कंप्लीट करते हैं। तो ये है सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो एक बार हेडिंग क्या लिखा हुआ है। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये वाले पार्ट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1, और आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझो। पहली चीज तो ये कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जैसे मॉड Z1/Z2 अगर ऐसा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 डिवाइडेड बाय मॉड Z2। तो अगर इस पे अभी नोट मत करना, मैं रफ वर्क बता रहा हूं, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? नोट मत करना, ये गलत बता रहा हूं मैं। ये समझ में आया सबको? ऐसा लिख सकते। अब क्या कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि मॉड Z1 प्लस माइनस Z2 अगर ऐसा है तो उसको अलग नहीं कर सकते, मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड Z2 नहीं कर सकते, ये मैंने कई बार बताया। तो यहां पर अल्फा और बीटा Z1 और Z2 के जैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें अलग नहीं किया जाए। क्या ये क्लियर सबको? तो क्या कर सकते हैं, फंस गए यहां पर आके, तो इसलिए मैं बोला ये वाला तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं बन सकता। तो अब दूसरा तरीका क्या है और क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, दूसरा तरीका इधर ध्यान से समझो। हमने ये पढ़ा है पिछली कुछ क्लास में, आपको याद होगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है, प्रॉपर्टी रिकॉल करना है, मॉड z स्क्वायर के। तो मॉड z स्क्वायर की वैल्यू ये होती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, क्लियर? तो अगर मैं इसका मॉड का स्क्वायर कर दूं, मॉड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताओ? जेड, जेड मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर से मॉडुलस हट जाएगा और क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद ये वाली न्यूमरेटर की टर्म तो एज इट इज रखो, इसमें कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को भी एज इट इज रखो। यहां पर पूरे का कॉन्जुगेट है तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो क्या होगा बताओ यहां पर न्यूमरेटर में, बताओ क्या बनेगी ये टर्म्स? नहीं, सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। क्या ये समझ में आया? अब कॉन्जुगेट में ये रूल अप्लाई होता है कि अगर Z1 प्लस Z2 अगर होल कॉन्जुगेट है तो उसको हम Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। क्या ये क्लियर? तो यहां पर अगर वैसा करेंगे, यहां पर अगर वैसा करेंगे तो बताओ न्यूमरेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बताओ, 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज होगी, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज। डिनोमिनेटर में 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 ही रहता है, कुछ नहीं होता।
ठीक है, माइनस यहां पर अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो अब यहां पर भी देखो एक प्रॉपर्टी लगेगी, Z1 इंटू Z2 का अगर होल कॉन्जुगेट होता है तो उसे हम Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो पहले वाले का कॉन्जुगेट और दूसरे वाले का कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी, कौन सी, डबल कॉन्जुगेट अगर लिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। क्या ये क्लियर हो गया? सबको चेक करके बताओ। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। क्या ये क्लियर हो गया? पहले ये इससे, हाँ ये माइनस होगा ना, ये तो माइनस लिखा हूं, ये इससे, हाँ दोनों टर्म नेगेटिव होगा, यस करेक्ट। हाँ ये नेगेटिव होगा। ये क्लियर सबको? क्या वो लक्ष्य समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, हाँ यहां पर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा 1, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। क्या ये क्लियर हो गया? चार टर्म्स जो बनेंगी। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें, तो यहां पर लगाओ सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस, इसमें कुछ नहीं हो सकता, और लास्ट वाला क्या बनेगा, मॉड अल्फा का स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये वाली टर्म्स बताओ क्या बनेगी, सौभाग्य, प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर इंटू मॉड बीटा का स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, मॉड बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो मॉड बीटा की जगह पे क्या पुट कर दो 1, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1। अब चेक करो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, पूरी कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1, और ये 1 किसकी वैल्यू आई है, तो चेक करो, मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी मिली है 1। तो अब यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट होगा, रूट की भी वैल्यू कितनी आएगी 1, दैट्स इट। ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आएगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ना मैं 4-5 साल पहले ना, जब कोविड के पहले किसी बैच में पढ़ा रहा था ना, तो ये सब पढ़ा दिया, तो उसके अंदर मेरे को एक बच्चा बोला कि हमारे स्कूल में एक शॉर्टकट तरीका पढ़ाए हैं इसका। मैं बोला ठीक है, होगा शायद कोई नया तरीका। तो मैं बोला क्या है शॉर्टकट तरीका, एक बार बताना। फिर उसके बाद ना उसने मेरे को क्या तरीका बताया, इधर पे समझ लो पहले। उसने क्या किया, जो पहले हमने किया, मॉड को ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया ऐसा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा ऐसा। फिर क्या किया, यहां पर इसको लिखा मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा, नीचे में क्या किया, मॉड 1 माइनस मॉड अल्फा कॉन्जुगेट मॉड बीटा, ऐसा करके, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद ये सब काट के क्या कर दिया, इक्वल्स टू, इसकी जगह पे 1 रख दिया और काट के क्या कर दिया 1, तो बोले आंसर तो वही आ रहा है इस मेथड से भी, तो ये मेथड क्यों गलत है। हाँ हाँ, तो ये समझ गए ना, ये वाला रूल नहीं है कि वो डिवाइड हो जाता है, आंसर वही आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये मेथड सही है। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये बी क्लियर है कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। नहीं तो कई बच्चे तो बोल देते हैं, अच्छा है उसने बोल दिया, कुछ बच्चे बोलते नहीं है, सोचते हैं कि ये सर बड़ा मेथड बता रहे हैं, मेरे को शॉर्टकट पता चल गया। शायद वो आदर्श स्कूल के बच्चे थे, मुझे लग रहा है, हाँ।
वो सरदार थे, 3-4 बच्चे, पूरे 4-5 बच्चों का ग्रुप आता था। 2019-20 का बैच था शायद। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर अब हम स्टार्ट करने वाले पोलर फॉर्म ना। हटा दूं? ये वैसे ये क्वेश्चन कई स्कूल वाले देते हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन एज इट इज। अगर स्कूल वाले एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन देने का चांस ज्यादा है। पिछले बार मैंने पढ़ाया था तो पोलर फॉर्म पढ़ाया था क्या? ओके। अच्छा ठीक है, चलो हटा दो क्या? जल्दी कंप्लीट करो भाई, इनका बच्चा है। निखिल जल्दी लिख। हो गया? आयुष बचा है तेरा? निखिल हो गया? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है पहले वो समझना। ठीक है। जैसे नॉर्मली जो हम सिस्टम घर में फॉलो करते हैं, जैसे हम रूम बनाते हैं, तो रूम कौन से शेप का बनाते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, मतलब क्यूबॉइड के शेप में बनाते हैं। कोई स्फीयर के शेप में बनाता है क्या? नहीं बनाता। समझ रहे हो? तो यूजुअली जो हमारी डेली लाइफ में जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं ना, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है। लेकिन कई जगह पे स्फेरिकल सिस्टम भी यूज होता है। तो अर्थ जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, उसका शेप क्या है? स्फीयर है। तो अगर हम स्फीयर में किसी चीज की पोजीशन को बताना चाहते हैं, तो उस समय हमें एंगल्स का यूज करना होता है। तो अगर आप लोग कभी जीपीएस वगैरह यूज करोगे, जैसे ये स्फीयर है मान लो, है ना, ये अर्थ है, तो यहां पर इसका सेंटर कहां पर है? बीच में। अब अगर कोई पर्सन यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस तो हमेशा सेम है। तो वाला कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? उसका एंगल चेंज हो रहा है। अब एंगल कैसे लेते हैं? जैसे ये मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लिया, तो एक्स एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बना रहा है? ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो उसके साथ क्या एंगल बना रहा है? तो कभी भी अगर आप लोग जीपीएस वगैरह यूज करते होगे ना, तो उसमें हमेशा ना आपकी कोई भी लोकेशन अगर आप डालते हो उसमें, तो 2 एंगल्स दिखाता है, जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड भी मेंशन होता है। कभी ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। तो वो यही चीज बताता है, एंगल। तो वो जो सिस्टम यूज करता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि ये 3D में आ गया। हम 2D में उस चीज को समझते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। मान लो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को
कार्टेशियन प्लेन में, इसे आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, अगर इसमें लोकेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? तो क्या करते हैं, ये जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम x प्लस आई वाई मानते हैं, और ये जो रियल पार्ट है उसे हम लोकेट करते हैं x एक्सिस में। तो जो हमारा x एक्सिस होता है वो रियल पार्ट बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम लोकेट करते हैं y एक्सिस में। तो जो y एक्सिस है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट बताता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर अगर देखा जाए, ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3, ये रियल नंबर्स है, और यहां पर ये आ गया 1 2 3, ये इमेजिनरी नंबर्स है। उसी तरीके से यहां पर नेगेटिव रियल नंबर -1 -2 इधर आएगा, -1 -2 नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं सबसे पहला नंबर ये वाला ले रहा हूं 1 प्लस आई, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वाला नंबर कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे 1 होगा ना भाई। y मतलब i का कोफिशिएंट, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का i का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई वो इस जगह पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करता हूं, पोलर फॉर्म यूज करता हूं, तो उसको यूज करने के लिए क्या करूंगा मैं पता है? एक सर्कल बनाऊंगा ऐसा, ठीक है, और इस सर्कल में ये देखूंगा कि ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट। समझ में आ गया? और ये जो पॉइंट है जब मैं उसे ओरिजिन से या सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये दो चीज मैं निकालूंगा। तो जो सेंटर से डिस्टेंस है उसका वो निकालने का सिंपल तरीका मॉड्यूलस निकाल लो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो उसका मॉडुलस मॉड z जो होता है वो कैसे निकलता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकलता है। वो सीधे सीधे आपका कैसे निकल जाएगा? यहां से ये हो गया, ये जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया x, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया y, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी समझ लो, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या दे देगा आपको? मॉडुलस दे देगा। क्लियर? और अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो ये एंगल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे एंगल? तो ये वाला एंगल को क्या मान लेते हैं हम? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लक्ष्य इधर ध्यान दे, तो ये कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स, और इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? तो अगर यहां पर मैं y और x की वैल्यू 1 डालता हूं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब कितना आ जाएगा? 1। अब 1 tan में कौन से एंगल पे आता है? 45 डिग्री। रेडियन की अगर बात करें तो कितना होता है? पाई बाय 4। तो यहां सिंपली हम tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? tan पाई बाय 4, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 4। मतलब मुझे ये एंगल मिल गया, और ये वाली चीज भी मिल जाएगी, मॉडुलस मॉड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? रूट 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें हमें निकालना होता है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। ये जो मॉड z है इसे क्या कहा जाता है? मॉड्यूलस। और ये जो हमने थीटा निकाला इसे क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट, या फिर कई बुक्स में इसे एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब ये दो चीजें निकालने के बाद क्या करना है? तो एकदम सिंपल टास्क है। आप क्या करो, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसे लिख दो मॉड z कॉस थीटा। मॉड z को ना कई बार r से भी डिनोट करते हैं, तो ये वाला नोटेशन भी मैं यूज कर लेता हूं। r से क्यों डिनोट करते हैं? समझ गए? r मतलब क्या होता है? वो रेडियस। तो फॉर्मूला होता है r कॉस थीटा प्लस आई r साइन थीटा। तो यहां पर जो मैंने r और थीटा की जो वैल्यू निकाली है इस जगह पे, ये मेरी r की वैल्यू हो गई और ये मेरी थीटा की वैल्यू हो गई। इसे मैं पुट कर दूंगा, तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू r की जगह पे क्या आ जाएगा? रूट 2, कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? पाई बाय 4, प्लस आई r की जगह पे क्या आ जाएगा? रूट 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 4। दैट्स इट। और ये कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये पोलर फॉर्म। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक समरी देता हूं, सुनो ध्यान से। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, सबसे पहले आप उसका क्या निकाल लोगे? मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकल गया मॉडुलस, r की वैल्यू। स्टेप नंबर 2,
आप थीटा निकालने के लिए क्या यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/4। और लास्ट स्टेप, r और थीटा की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म कन्वर्जन। समझ में आया सबको ये, ठीक है। अब इसमें कुछ फ्लॉज हैं जो आगे जाके हम देखेंगे, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कंडीशन समझने के पहले आप एक छोटा सा काम करो, 1 प्लस रूट 3i इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। सॉल्व कर जल्दी। तो स्टेप नंबर 1, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, √3। सबसे पहले r निकालना है, r या जिसे आप मॉड z भी बोल सकते हो, और वो निकालने का फॉर्मूला है √x² प्लस y²। तो यहां पर r की वैल्यू हो जाएगी √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहां पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 आ जाएगी, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो r इज इक्वल्स टू 2, आई थिंक सबने निकाल लिया, ठीक है। ये है, इसे क्या कहते हैं, r को मॉड्यूलस। तो ये क्या निकला है आपका, मॉड्यूलस। अब क्या निकालना है बताओ जल्दी, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है यहां पर, y अपॉन एक्स। इसे आप सीधे सीधे फॉर्मूले के तौर पे याद रख लो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है चेक करो, यहां पर y की वैल्यू कितनी है, √3, x की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 1। तो अब ये बताओ √3 tan में कौन से एंगल पे आता है, 60 डिग्री। रेडियन में अगर बोला जाए तो कितना होता है, π/3। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, π/3। तो ये आपका निकल गया आर्ग्यूमेंट। क्या ये क्लियर हो गया। अब आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस ये दोनों निकलने के बाद किस फॉर्मूले में पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। क्या ये समझ में आया सबको। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3i इज इक्वल्स टू r cos थीटा, हाँ, 2 cos π/3 प्लस i इंटू 2 साइन π/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ये बन जाएगा सबसे। चलो एक, हाँ बस और कुछ नहीं, इसके बाद सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा वो भी समझ ले। अगर तू cos π/3 की वैल्यू डालेगा, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, क्या मिलेगा, 1। तो साइन π/3 की वैल्यू डालेगा, क्या होता है, √3/2। ये 2 कट गया तो क्या बचेगा, √3, वापस वही मिल जाएगा। समझ में। तो दोनों एक ही चीज है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया, ओके। चलो एक और क्वेश्चन मैं लास्ट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3i। z इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3i। सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालना सभी को आता है मेरे ख्याल से। मॉड z, या जिसे हम r से भी डिनोट करते हैं, उसे निकालने का तरीका √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो √3√3 का स्क्वायर, तो ये होता है 27 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ गई, मॉड्यूलस आ गया 6। फिर क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो y की जगह पे 3 और x की जगह पे 3√3। तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या हो गया, 1/√3। अब 1/√3 tan में कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा tan 30 मतलब π/6। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, π/6। थीटा भी मिल गया। अब इसके बाद सीधे सीधे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर,
3√3 प्लस 3i, इसे हम क्या लिख देंगे, r cos थीटा मतलब 6 cos π/6 प्लस i r sin थीटा, r sin थीटा, दैट्स इट। क्या ये सबको समझ में आ गया? इजी है, इजी है सिर्फ तब तक जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए सारे के सारे किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला? क्योंकि x और y दोनों वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर यहां पर आ जाए तो उस सिचुएशन में ये जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो किसके बीच में आ जाएगा, 90 से 180 के बीच में, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। समझ में आया? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आपका, 3 एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जांपल समझना, पैरेलली सॉल्व करेंगे तीनों को। तो यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई। यहां पर ले रहा हूं z इज इक्वल्स टू -1 +1 माइनस आई, ये ले लेता हूं। ठीक है, और एक ले रहा हूं z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई। ये मैंने 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तीनों में आपको सेम काम करना है। आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहला टास्क आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। x मतलब रियल पार्ट जो कि क्या हो गया हमारे पास -1, y मतलब इमेजिनरी पार्ट 1, आई को नहीं लेते, उसके कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में ना कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस प्लस मतलब कहां पर आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या ये क्लियर? ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, मॉड जेड निकालना होता है। तो मॉड जेड तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जैसा है वैसे ही बनेगा। रूट ओवर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, √2, जो कि हमारे लिए क्या है, r। ये क्लियर सबको? अब क्या निकालते हैं इसके बाद, थीटा। थीटा निकालने का क्या तरीका है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y/x। तो यहां क्या होगा बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 1/-1। क्या ये क्लियर? अब tan थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ अब यहां पर ध्यान से समझना, आप क्या करो, आप ये माइनस को अलग छोड़ो और यहां पर क्या बन गया, 1 बना। अब ये बताओ 1 कब आता है tan में, 45। तो माइनस अलग छोड़ो और 1 की जगह पे लिखो tan 45। 45 डिग्री में लिखो, रेडियन में लिखो, किसमें कंफर्टेबल हो, रेडियन में लिख देता हूं, π/4। तो 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, π/4। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से समझना, आपका एंगल इधर आ रहा है, समझ गए ना? इसीलिए आपके tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, नेगेटिव मिल रही थी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। अब आपका एंगल ये वाला बन रहा है, तो इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहां पर एक तरीका हम यूज करेंगे, -tan थीटा की जगह पे हम लिखेंगे tan π-थीटा। अब याद करो, तुम लोगों को ये तो याद होगा, tan π-थीटा क्या होता है, -tan थीटा। मैं इसी को उल्टा लिखूंगा, -tan थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, tan π-थीटा। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, tan π-π/4। एक बार ये वाला स्टेप समझो, समझ में आया कि नहीं? tan π-थीटा क्या होता है, -tan थीटा, यही होता है। और यहां पर ये आ गया tan थीटा। अब अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 4π - π मतलब कितना हो जाएगा, 3π/4। तो ये कितना बन जाएगा, tan 3π/4। अब ये दोनों कटेगा तो थीटा की वैल्यू यहां पर फाइनली कितनी आ जाएगी, 3π/4। क्या ये क्लियर? अगर मान लो इसमें प्रॉब्लम जाता है, ये जो समझाया मैंने, तो उसके लिए एक सीधा शॉर्टकट बता देता हूं, क्या करना। क्या करना, इस माइनस साइन को दिमाग में मत रखना, भूल जाना। ठीक है, और सीधे सीधे आप क्वाड्रेंट तो पहचान लोगे ना, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जब भी आएगा तो जो भी आपका एंगल यहां पर मिल रहा है उस एंगल को क्या लिख देना, π-थीटा, ऐसा करके निकाल लेना। समझ गए ना ये चीज? ये पूरा कैलकुलेशन पे मत जाना। जैसे मान लो यहां पर आ जाता है -√3, तो √3 कब आता है 10 में, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। तो आप एंगल क्या लिखोगे, π-π/3। समझ गए ना? अगर मान लो यहां पर एंगल, यहां पर ये जो वैल्यू है -1/√3 आ रहा है,
तो माइनस को छोड़ देना, सीधे सिर्फ क्या देखना 1/√3। 1/√3 10 में कब आता है 30 मतलब π/6, तो क्या लिखोगे पाई माइनस π/6। तो जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो पाई माइनस थीटा लगाना है, ये दिमाग में रख लेना। समझ गए ना ये चीज। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है देख के बताओ, +1। वाई की वैल्यू क्या है -1। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया, ये प्लस माइनस साइन देख के तो बता दोगे। सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन बोला थर्ड? हाँ प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर यहां तक सबको? ओके। इसके बाद क्या करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो तो वही आएगी √2, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा y/x, मतलब 1/-1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, फिर से यहां पर क्या आ गया देखो -1। समझ में आई ये चीज। तो अब माइनस को छोड़ो, सिर्फ 1 को देखो, 1 कब आता है tan में 45 पे, तो इसे क्या लिखेंगे tan π/4। क्या ये क्लियर? देखो यहां पर भी वैसे ही आया था -tan π/4, यहां पर भी वही आ रहा है -tan π/4, लेकिन अभी जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कहां पर आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, मतलब इधर पे आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, आप सीधे सीधे tan को काट दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास -π/4। दैट्स इट, ये एंगल बनेगा। अब ये ऐसा क्यों है, एक्चुअल में नहीं काटना है, वो नहीं कटता है। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं बताऊं, यहां लगा रहा हूं -tan थीटा इज इक्वल्स टू tan माइनस थीटा। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ये याद होगा तुम लोगों को, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर भेज दिया, तो tan -π/4 किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/4। अब ये हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लॉजिक समझ में आया ना, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर आ रहा है आपका सेकंड में, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, वाई की वैल्यू क्या आएगी -1, आर की वैल्यू सेम आएगी √2। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/-1, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। अब ये देखो 1 कब आता है tan में 45 मतलब π/4। क्या ये क्लियर सबको? तो ये π/4। अब यहां सीधे सीधे कट के हमको थीटा π/4 मिल रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर नेगेटिव। तो इसलिए भले ही हमें tan थीटा पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली π/4 हम नहीं ले सकते। तो एंगल कौन सी लेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम उसको, तो हम लिखेंगे इसको थीटा इज इक्वल्स टू -π प्लस π/4। ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना बनता है -π। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो -π, और ये वाले पार्ट को छोड़ दो प्लस थीटा। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। तो थीटा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए -3π/4, ये थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर? तो इसको अगर मैं शॉर्टेस्ट वे में आपको बताऊं समझाऊं तो देखो क्या करना, प्लस माइनस का साइन मत देखना, सीधे सीधे अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा आ रहा है डायरेक्टली वो लोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या लोगे, पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या ले लोगे, माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो -π प्लस थीटा। सिंपल। समझ में आ गया ये चीज? एक एग्जांपल देके बताता हूं चलो। मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू -2 -2√3i। सिर्फ मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकाल के बताओ क्या आएगा।
tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स माइनस 2√3 अपॉन माइनस 2। ये कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। फिर ये दोनों काटा हुआ tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर √3। ये कर लिया क्या सबने? एक बार चेक करके बताओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब आता है tan में? ये देख लो बस कब आता है? 60 मतलब π/3 पे। क्या ये क्लियर? अब आपको बस ये देखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का क्या तरीका होता है? -π प्लस जो भी आपका एंगल है। तो आंसर कितना आएगा इसका? -2π/3। क्या ये आया? आ गया? और बाकी बच्चों का आ गया? हाँ लक्ष्य, तू लक्ष्य से भटक रहा है। तू सौभाग्य के बाजू में मत बैठ, तेरा दुर्भाग्य हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हाँ बोल। यहां पर -2π/3। हाँ ये क्वेश्चन ना, तो ये उसी का तो सॉल्यूशन बता रहा हूं। -2√3 अपॉन -2, -2 कटा तो क्या बचा? √3। √3 tan में कौन से एंगल पे आता है? 60 डिग्री। तो इसके लिए मैंने इसे क्या लिख दिया? tan 60 डिग्री। अब मैं इसको डायरेक्टली थीटा 60 डिग्री नहीं लिख सकता क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने रूल क्या बताया? -π + थीटा यूज करो। क्या ये क्लियर हुआ? सीमा समझ में आई ये? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी बताओ मुझे, और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, और अगर उसने गलत आंसर दिया तो उसको बैठाल के और क्वेश्चंस करवाऊंगा। z इज इक्वल्स टू -√3 + 3i। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा निकाल के बताना है। हो गया? निकल गया? आ रहा है, ठीक है। आ गया? कितने बच्चों का आ गया है? 2। तेरा भी आ गया निखिल? सबसे पहले निखिल बता बता। हाँ लक्ष्य बता। हाँ सीमा कितना है? आयुष, दोनों आयुष बताओ। सौभाग्य तेरा कितना है? आयुष पीछे, तुम दोनों नहीं बना पा रहे हो। आयुष बाकी सबका आ गया है। तो 2π/3 सही आंसर। ठीक है, क्लियर सबको ये? ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चंस बन। अच्छा एक और लास्ट पॉइंट मैं ये बताना भूल गया, या आप लोग समझ ही गए होंगे। आर और थीटा निकालने के बाद फाइनली क्या करना होता है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? आर और थीटा निकालने के बाद किसमें पुट करना होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पोलर फॉर्म में। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, न्यू एनसीईआरटी में ये डिलीटेड है। तो अगर आपके स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एंड होता है। अगली क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नो का टेस्ट ले रहा हूं, दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, तो उसमें टोटल 30 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। 2 क्वेश्चन पेपर दूंगा, 10 मार्क्स का ट्रिग्नो, 10 मार्क्स का कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना? कुछ डाउट किसी को? किसी का कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एंड करते हैं क्लास। ठीक है।